नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार का महासंग्राम करीब करीब 40 दिन के बाद जो ये महासंग्राम है अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। निर्णायक दौर इसलिए क्योंकि जो वोटिंग का काम था, पोलिंग का काम था, मतदान का काम था, वो मतदाताओं ने कर दिया। मतदाताओं ने अपने हिस्से का काम कर दिया और पोलिंग 5 चरणों की खत्म हो गई। आज आखिरी चरण का मतदान था और अब सबकी निगाहें लगी हैं नतीजों पर कि क्या नतीजे बिहार के लोगों ने दिए हैं और नतीजे क्या होंगे उसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। करीब करीब 58 घंटे हैं जबकि ये नतीजे आने शुरू होंगे, लेकिन इन 58 घंटों का इंतजार जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बेसब्र कर देने वाला है और इस बेसब्री को थोड़ा सा लोगों की बढ़ गई है। लोगों का जो दिलचस्पी है वो बढ़ा दी है एग्जिट पोल ने। जी हाँ, आज शाम को 5 बजे जब मतदान खत्म हुए तो तमाम कुछ एजेंसीज और तमाम न्यूज चैनल्स ने, मीडिया की ओर से जो एग्जिट पोल किए गए थे उनके नतीजे हमारे सामने हैं। क्या कहते हैं ये एग्जिट पोल के नतीजे, क्या इसके मायने हैं, इसी पर हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे। विस्तार से देखेंगे एग्जिट पोल क्या है और उनका एग्जिट पोल का दरअसल मायने क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं इन एग्जिट पोल के बारे में चर्चा करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए। परिचय करा दूं, मैं रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और जयशंकर गुप्त जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्योंकि 58 घंटे हैं और इन एग्जिट पोल पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि डीडी न्यूज ने ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं किया है। हम इस तरह के एग्जिट पोल नहीं करते, इसलिए हम इनको एंडोर्स भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक मीडिया की बड़ी एक्सरसाइज होती है और इसलिए हम इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन एग्जिट पोल के ऊपर जाएं, जो हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। बिहार चुनाव के कुल सीटें जो हैं 243 सीटें थी। बिहार चुनाव की बात कर 243 सीटें, जिनमें सामान्य सीटें थी 243 में से 203, और सुरक्षित सीटों में ऐसी सीटें जो हैं 38 सीटें। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो सीटें थी वो 2 सीटें हैं। तो ये 243 सीटों का आंकड़ा है। आंकड़ों के लिहाज से हम देखें तो मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता जो हैं वो आपके सामने 6,68,26,658 कुल मतदाता, जिनमें पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 3,56,46,870 मतदाता। महिला मतदाता 3,11,77,619। इन मतदाताओं ने, आने की बात करें तो 2,169। तो ये मतदाता थे जिन्होंने वोटिंग करी, मतदान किया। इनमें से करीब करीब 55 से 60% तक का जो एग्रीगेट आता है वो मतदान का आता है। इसमें युवा मतदाताओं की बात करें तो 18 से 29 साल के मतदाता बहुत अहम है। 33.89% मतदाता थे। 30 से 39 साल के मतदाताओं की तादाद 27.48%। 40 से कम आयु की बात करें तो ऐसे मतदाताओं की गिनती 61.37, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 61.37। 40 से कम आयु के मतदाता, और ये बहुत कुछ जो है तय करेंगे। 40 से ज्यादा आयु की बात करें तो 38.63% ये मतदाताओं की संख्या है। तो ये एक पूरी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार चुनाव की कि क्या था। कुल मत प्रतिशत की बात करें तो 2010 में, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में 52.67% मतदान हुआ था और इस बार 56.8, 52 से बढ़कर 56, करीब करीब 4% का इजाफा हुआ है इस बार के मतदान में 2015 के मतदान में 2010 की तुलना में। ये मतदान का जो बड़ा प्रतिशत है। हम इससे पहले कि एग्जिट पोल पर जाए, मैं अपने दोनों मेहमानों से इस बड़े मत प्रतिशत का अर्थ समझना चाहता हूं, इसका मायने समझना चाहता हूं, ये क्या है और इसको कैसे देखते हैं। रामकृपाल जी, ये बड़ा मतदान करीब करीब 4%, चुनाव आयोग की कोशिशें, राजनीतिक पार्टियों का जोर, या फिर क्या? नहीं, दोनों आप कह सकते हैं। दूसरा मेरा देखिए एक ये भी मानना है कि राजनीतिक सामाजिक चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। लोग अब अपने वोट की कीमत को ज़्यादा समझने लगे हैं। इसमें एक फिगर जो आपने दिखाई, करीब 62% के करीब जो यूथ है जी, वो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो रहा है और है उसके कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, उसके सरोकार जो हैं, वो अब उसके प्रति ज़्यादा असर्टिव होने लगा है उनके लिए। तो एक ये भी है। दूसरा मैं एक और चीज़ कहूँगा कि महिलाएं में एजुकेशन, मैं चाहे वो
इरेस्पेक्टिव ऑफ द पावर। आप देखिए कि आज के 10 साल पहले बहुत कम गांवों में लड़कियां ग्रेजुएट मिलती थीं। आज चले जाइए, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां लड़कियां ग्रेजुएट नहीं हैं। पर एजुकेशन के साथ साथ क्या राजनीतिक चेतना भी महिलाओं में बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा कारण है। मैंने जब कहा कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस तो सिर्फ वो पुरुषों में नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, युवा में भी है और ग्राउंड रियलिटी है कि महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, सब में, वो हर वर्ग में। और ये स्वाभाविक रूप से उसका जो वोट परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ दिखता है, वो उसका एक बहुत सीधा असर उस पर, वो एक कारण है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इसको बदलाव से जोड़ो, इसको नहीं। आप देखिए जहां बदलाव नहीं भी हुए हैं, जिन विधानसभा चुनावों में, वहां भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए वो पारंपरिक, अब ये कहना कि ज्यादा अगर वोटर निकलता है तो जरूरी बदलाव के लिए निकलता हो, मैं ऐसा नहीं मानता। वोट की कीमत, और मैं एक चीज और कहूंगा, पिछले 5-7 सालों में जो देश में राजनीति फिर से चर्चा में आ गई है। जी। जो पहले ड्राइंग रूम से बाहर कर दी गई थी, अब वो ड्राइंग रूम में आ गई है, वो बेडरूम तक पहुंच गई है, और इसलिए लोग चर्चा करते हैं। तो इसलिए, और ये अच्छा लक्षण है, अच्छा संकेत है कि डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी की जान यही होती है। और इसको मैं शुभ लक्षण मानता हूं। जयशंकर जी, आप इस बात से सहमत? और इसमें एक बात और, जैसे कि कहा रामकृपाल जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े मतदान प्रतिशत को ऐसे लिया जाए कि भाई इसके पक्ष में था, उसके पक्ष में था, क्योंकि अगर कुल मिलाकर इस तस्वीर को देखें तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस चुनाव में शायद नहीं था, ना नीतीश कुमार के खिलाफ था, ना केंद्र की सरकार के, ना राज्य सरकार। हाँ, लालू यादव के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर हो सकता है, हालांकि वो सरकार में नहीं थे, लेकिन इस तरह से नहीं था। तो कैसे आप देखेंगे इसको? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दोनों तरह के उदाहरण हैं। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा मतदान हुआ था तो वहाँ अकाली दोबारा सत्ता में आ गए थे। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतदान हुआ था तो मायावती की सरकार चली गई थी और मुलायम सिंह आ गए थे, अखिलेश यादव की सरकार बन गई थी। तो एक तो एडवर्स एक तरह से देखा जाए तो इसलिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि परिवर्तन का परिचायक है या एंटी इनकम्बेंसी का परिचायक है या स्टेटस को मेंटेन करने वाला है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रुझान रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चुनाव में एक तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, पूरे बिहार में एक भी कहीं गोली चलने की, किसी के मारे जाने की कहीं कोई घटना नहीं आई है। हैट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन और सुरक्षा बलों को बिल्कुल तमाम कोशिश किए गए जातीय लेवल पर, धार्मिक लेवल पर तनाव बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। इसके लिए भी बिहार के लोगों को सलाम करने का मन करता है। उसके बाद देखिए, अब सवाल ये है कि जैसे एक तो युवाओं में है, सही कहा रामकृपाल जी ने, युवाओं में एक आकांक्षा है, हमारा मुस्तकबिल कैसे तय होगा, हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो महिलाओं में है। देखिए, महिलाओं में एक तो सशक्तिकरण बहुत बड़ा है। हाल के वर्षों में जो 10 सालों का नीतीश कुमार का या पिछले उनके साथ 8 साल का बीजेपी का मिला जुला जो सरकार रही है, उसने जो पंचायतों में खासतौर से आरक्षण दिया उनको, या नौकरियों में उनको ये प्राथमिकता दिया, लड़कियों को साइकिल मिल गई। आज 15-20 किलोमीटर लड़कियां साइकिल चला कर जाती हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई कर रही हैं। तो उनमें एक जगह, अब छोटी सी एक आपको बता रहा हूँ महिला सशक्तिकरण की बात, कि अभी हम लोग के यहाँ क्या होता था कि प्रधान पति सरपंच पति, कि मतलब महिला तो सरपंच चुनी गई, उनके पति ही राज चलाते थे। बिहार में एक घटना हुई जी, एक पंचायत हो रही थी तो उसमें मुस्लिम महिला थी, सरपंच थी, तो उनके खाविंद साहब थे, तो वो आए अपना बैठक में और उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये करिए, सब अपना फैसला कर दिया। थोड़ी देर बाद महिला जो है बुर्का उठा करके बोली जी कि माफ़ कीजिएगा, सरपंच मैं हूँ, निर्णय मैं लूँगी, हाँ सरपंच मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, हाँ इनको अपनी बात रखने का हक है, रख सकते हैं जी, लेकिन फैसला मैं करूंगी, हाँ। आप बाहर जा सकते हैं। ये राजनीतिक तो ये जो एक जागरूकता जो आ रही है, हाँ, अधिकारों के प्रति एक, हाँ जैसा बिल्कुल सही आपने कहा कि एक जागरूकता आ रही है और शायद उसी का नतीजा है जो 4% से ज्यादा करीब वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, अब वो बीती बात है, अब सबकी निगाहें लगी हैं कि क्या नतीजे होंगे। और एग्जिट पोल आज जो आए उनको हम देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे और उस पर हम विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
कुमसुम से तलैया में मुस्कान का कंकड़ मारो, किसकी नजर लगे इसको जल्दी से उतारो। हटा दो दिल से ये जो उदासी छाई है, चलो 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 सवारी आई है। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई है, चलो 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 सवारी आई है। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी आई। नया बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर। इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। बिहार के महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो एग्जिट पोल के नतीजे आज आए, क्योंकि आज आखिरी दौर का मतदान था और अब फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा रविवार तक जो एग्जैक्ट नतीजे होंगे। लेकिन बात फिलहाल हम एग्जिट पोल की कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएं, बहुत संक्षेप में मैं रामकृपाल जी और जयशंकर जी आपसे जानना चाहूंगा। रामकृपाल जी, कितना भरोसा करना चाहिए एग्जिट पोल, क्योंकि हम डीडी न्यूज करता नहीं और हम इसको एंडोर्स भी नहीं कर रहे, लेकिन एक फिर भी मीडिया में इसकी चर्चा होती रहती है, कितना इस पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, मैं आज मीडिया ने 2 पुड़िया हर पार्टी के लिए रख दी है तो भरोसा तो उसी में से कोई एक निकलेगा। आज की तारीख में 58 घंटे के लिए ऑप्शन है कि अगर आप दुखी होना चाहें तो दुख की पुड़िया ले जाइए, सुखी होना चाहें सुख की पुड़िया। इसलिए आज का एग्जिट पोल वैसे ही है जैसे मौसम की भविष्यवाणी होती है कि कल तेज हवा के साथ कहीं हल्की से लेके भारी बारिश हो सकती है, बाकी अन्य स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ भी हो, ये बात गलत हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही आज मीडिया ने जो भविष्यवाणी की है उसी में से कोई एक नतीजा निकलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 58 घंटे पहले हम कोई फैसला दें, उससे बेहतर यह है कि हम आज जो मीडिया कह रहा है वो सारे विकल्प हैं, उसी में से एक कोई निकलेगा। ये जयशंकर जी, आप कितना ट्रस्ट करते हैं? देखिए, हम तो कतई नहीं करते हैं ना, ओपिनियन पोल्स पे करते हैं ना एग्जिट पोल्स पे करते हैं। लेकिन आप एक स्थिति के बारे में सोचिए कि अगर एग्जिट पोल्स नहीं होते तो 2 दिन क्या होता? 2 दिन क्या होता? बिल्कुल आप और आज जो है, जैसे मान लीजिए अगर एक तरफा अगर एग्जिट पोल दिखा देते सारे लोग तो फिर सटोरियों का क्या होता? सट्टा बाजार तो कहीं कहीं गर्म रहना ही चाहिए। अब 2 दिन कम से कम राजनीतिक दल, पत्रकार, टीवी चैनल, ये सारे लोग सक्रिय रहेंगे, अपना कुछ न कुछ चलते रहेंगे। फिर उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो वो कहेगा, देखिए हमने तो कहा था। और एरर मार्जिन भी इसमें होता है, इसलिए होता है एरर मार्जिन का। एक फिल्म है, राज कपूर एक गाना गाता है, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। तो ये मीडिया ने आज यही कहा। देखिए, ऐसा जयशंकर जी ने बिल्कुल शायद सही कहा कि क्योंकि वक्त होता है, अब चुनाव खत्म होते हैं और उसके बाद जो है पोलिंग में वक्त होता है, और इस वक्त में जो है, इस वक्त में एग्जिट पोल आ जाते हैं, मीडिया को भी चर्चा करने को मिल जाता है और बहुत राजनीतिक पार्टियों के लिए और बहुत नेताओं के लिए थोड़ा सा जो 2 दिन का सोने का समय होता है, वो सोने का समय शायद निकल जाता है, क्योंकि अब बहुत से लोग शायद आज एग्जिट पोल देख
के सो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को शायद बहुत अच्छी नींद आए आज के एग्जिट पोल देखकर। तो सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी आरेंद्र के पास। आरेंद्र, आप हमको बताएंगे कि दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं, क्या कुछ तस्वीर आई है एग्जिट पोल से हमारे सामने। आरेंद्र। बिल्कुल शुक्रिया अशोक। और तमाम बातें जो आप मेहमानों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें एक चीज़ मैं भी अपनी तरफ से कहूँगा, क्योंकि बिहार के चुनाव पे सिर्फ बिहार के ही लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र लगी। तो ऐसे में जब नतीजों को जानने को लेकर उत्सुकता इतनी ज़्यादा हो, तो जाहिर सी बात है ये जो 58 घंटे इसका जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए। तो वही चीज़ें हैं कि एग्जैक्ट नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल है उस पर हम बात करेंगे। जाहिर सी बात, जिस बात को आपने कहा कि डीडी न्यूज़ ने इन एग्जिट पोल को नहीं किया, लेकिन हम इस पूरी जो बड़ी सी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की गई है तमाम चैनल्स और एजेंसीज के माध्यम से, उसके आखिर मायने क्या है, उन कयासों के बीच की हकीकत को खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से तमाम चैनल्स और एजेंसीज ने नतीजे आज एग्जिट पोल किए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के साथ में जो आज उन्होंने एग्जिट पोल किया, उसके नतीजे में अगर कहा जाए तो एनडी के खाते में 120 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 243 सीटें हम सब जानते हैं पूरे बिहार में, और वहीं जो महागठबंधन है जिसमें 117 सीटें जा सकती, तो अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। तो ये जो है एक आकलन है इंडिया टुडे ग्रुप का और सिसेरो का एग्जिट पोल के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कम से कम इस एग्जिट पोल में जो एनडीए है वो अपनी एक बढ़त बनाता नजर आ रहा है। हालांकि जो जादुई आंकड़ा उसके लिए वो अभी तस्वीर में कुछ और चीजें उसको जाहिर सी बात चाहिए होंगी, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है वो 122 को पार करना पड़ेगा, वो अभी नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन इस एग्जिट पोल में जो कि आज तक चैनल के माध्यम से किया गया उसमें एनडीए बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। हम दूसरे अगर एग्जिट पोल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एवीपी न्यूज़ चैनल और एसी नीलसन ने जो एग्जिट पोल किया है उसके आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर जो एनडीए है वो बहुमत से पीछे है, और उसके अलावा अगर हम जेडीयू की बात करें या कहा जाए जो महागठबंधन है वो 130 सीटों के साथ में क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ में साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं है, ये महज एक कयास है, आंकड़े हैं, और अन्य के खाते में भी 5 सीटें जा सकती। तो जाहिर सी बात है कि हमने पहले एग्जिट पोल में देखा तो वहां पे हमको नजर आ रहा था कि वहां पर एनडीए बढ़त बनाया हुआ था, तो लेकिन यहां पे हमको नजर आ रहा है कि किस तरीके से महागठबंधन अपनी स्थिति को मजबूत करता नजर आ रहा है। एक और एग्जिट पोल पर नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया टीवी और सी वोटर के माध्यम से जो एग्जिट पोल कराया गया है उसमें जो तस्वीर निकल के आई, क्योंकि इन्होंने एक इकट्ठा आंकड़ा नहीं बल्कि एक रेंज दी है, और जो एनडी के खाते में 101 से लेकर 121 तक की इन्होंने सीटों की विधानसभा सीटों की संख्या दी है। तो और महागठबंधन के लिहाज से बात की जाए तो 112 से लेकर 132 तक उनके खाते में जा सकती हैं, जबकि अन्य को भी काफी अच्छा स्पेस दिया है, क्योंकि 6 से लेकर 14 तक हम तमाम अन्य प्लेयर्स की बात करते हैं, इसमें तीसरा मोर्चा भी है या कुछ छोटे और दल भी हैं, उस लिहाज से जो हम बात करते हैं उनके खाते में भी काफी कुछ जा सकता है, क्योंकि जब मामला इतना करीबी हो तो 6 से लेकर 14 तक का जो आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर किसी को किन्हीं अन्य लोगों की जरूरत पड़ती। तो जाहिर सी बात है कि इस रेंज के बीच में भी मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगले एग्जिट पोल की, जो कि न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने कराया है। इस एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो अपने आप में पूरी तरीके से ये बताता है कि जो एनडीए है वो 155 विधानसभा सीटों के साथ में सीधे तौर पे सरकार बनाता नजर आ रहा है, और जेडीयू की अगुवाई का कहा जाए तो उसमें जो महागठबंधन है वो महज 83 सीटों पे सिमटता हुआ नजर आ रहा है, और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। एक बात अशोक समझने वाली यहाँ पे ये भी है कि टुडेज चाणक्य बीते कई चुनाव में, ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी चर्चा में रहा, क्योंकि अपेक्षाकृत अन्य एजेंसियों के मुकाबले इनका जो नतीजे या जो आकलन है वो ज्यादा सटीक बैठा है। हालांकि इसको हम पूरी तरीके से नहीं कह रहे ये सही ही होने जा रहा है, लेकिन जिन कयासों के बीच में हम कयास लगाने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर मार्जिन ऑफ एरर के लिहाज से भी देखा जाए तो ये 155 का आंकड़ा भी शायद बहुत पीछे नहीं जाएगा, या 183 का महज आंकड़ा वो बहुत आगे नहीं जाएगा। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि आखिर किस तरीके से न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने एक बड़ा एक तरीके से जो 155 का आंकड़ा है वो एनडीए को दिया है। और बात करते हैं न्यूज़ नेशन चैनल की, और उन्होंने जो है एनडीए के खाते में 112 से लेकर 116 तक सीटें दी हैं, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 123 से 127, यानी कि अगर मिनिमम भी उनका अगर देखा जाए तो 123 सीटें ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कंफर्टेबल स्थिति में महागठबंधन अपनी सरकार बनाता नजर आता है, और जो एनडीए है वो कहीं पे सरकार बनाने से पिछड़ता नजर आता है। लेकिन अगर जिस चीज को ये तमाम चैनल और एजेंसी लगातार कहते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर यानी प्लस माइनस जो कम या ज्यादा हो सकते हैं, उन संभावना के आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पे भी मामला बहुत ज्यादा कांटे का एक तरीके से बना हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो तमाम एग्जिट पोल किए गए हैं
उनमें लगभग बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और अगर देखा जाए टुडे चाणक्य का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे न्यूज़ 24 के चैनल के साथ में जो उन्होंने किया, तो वो एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अशोक, तो शुक्रिया आपका आरेंद्र नवीर। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप भी इतने समय से, जब से 40 दिन से हम लोग लगातार जनादेश कर रहे हैं बिहार के चुनाव को लेकर, हम इसमें पूरी तरह से डूबे। आपको कौन सा एग्जिट पोल जो है लगता है कि नतीजों के करीब होगा? मेरी व्यक्तिगत राय तो मैं अपना कुछ नहीं कहना चाहूँ, क्योंकि अपने आप में किसी चीज में फंस जाने जैसा होता है। लेकिन जो बात कम से कम हम लोग, आप खुद इस बात के गवाह रहे, हम लोगों ने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पे जिस तरीके से काम किया है, वो सारी चीजें इस बात को दर्शाती थी कि लोग आखिर विकास की आस में किस तरीके से घरों से निकल रहे हैं। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत जिसका जिक्र आप अपने मेहमानों से कर रहे थे, वो भी महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है, परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विकास के नाम पे लोग घरों से निकल रहे हैं। और जिसको कि कई जो राजनीतिक जानकार है वो इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें पहले के मुकाबले विकास नहीं मिला है, तो ये वो विकास की जो आस है वो उनको कहां ले जा सकती। तो जाहिर सी बात है, ये वो एक और इशारा करता है कि ये परिवर्तन हो सकता है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, तो कांटे के मुकाबले के बीच में अगर अंडर करंट अगर प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है, तो ये कहीं भी किस करवट भी ऊंट बैठ सकता है। तो जाहिर सी बात है, अभी ये कह पाना महज 58 घंटे पहले थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। अशोक, बिल्कुल जाहिर तौर से मुश्किल है, मुकाबला बहुत कांटे का था। शुक्रिया आरेंद्र आपका, आपने हमें तमाम एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दी। तो मुकाबला जो है वो कांटे का इतना तो तय है, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल किसी ने एनडीए और बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त दिखाई है, लेकिन ज्यादातर कुछ लोग महागठबंधन की सरकार दिखा रहे, कुछ लोग दिखा रहे मामला एज पर है, कहीं भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मामला वास्तव में जो है वो बड़ा कांटे का है, टक्कर बराबरी की है। लेकिन जैसा आनंद कह रहे थे, अगर कुछ अंडर करंट है तो उसके बारे में कहना मुश्किल है। ये हमने एग्जिट पोल देखे, लेकिन इन एग्जिट पोलों को, जो तमाम एग्जिट पोल हुए, अगर उनको हम मिलाकर देखें एक महा एग्जिट पोल, यानी एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल, अगर इनका औसत निकाले तो वो क्या आता है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। एक ग्राफिक प्लेट के जरिए देखेंगे कि जो एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन अगर हम उस ग्राफिक को देख पाए, लेकिन जी हाँ, ये है वो ग्राफिक। नहीं, ये तो न्यूज़ 24 का है, माफ कीजिएगा, ये न्यूज़ 24 का है, जिसमें बीजेपी प्लस को 155, जेडीयू प्लस को 83 सीट्स दिखाई जा रही हैं। आज तक का जो दिखाया गया वो उसमें उसके आंकड़े आपके सामने थे, और न्यूज़ नेशन का ये तमाम जो हमने अब तक आपको दिखाए वो थे। और पोल्स ऑफ पोल की बात करें, एनडीटीवी ने जो पोल्स ऑफ पोल किया, और यानी सबका जो औसत निकला, वो औसत अगर कुल मिलाकर देखें तो बड़ा दिलचस्प है। जेडीयू प्लस 118, बीजेपी प्लस 117, अदर्स 8। यानी जो रामकृपाल जी कह रहे थे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, और सबको कुछ ना कुछ दे दिया गया। जो औसत आ रहा है रामकृपाल जी, वो बड़ा दिलचस्प है, 117, 18, अदर्स को 8। यानी कि इससे लगता है कि किसी को मेजॉरिटी मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो मतलब बहुत मार्जिन पर। क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी बता दूं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है पिछले 15 सालों का जी, फैसला क्लियर कट होगा, चाहे इधर हो या उधर हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन हो सकता है अभी जाए जी। लेकिन जो एक ट्रेंड है, तो ये अगर नहीं आता, हंग आता है, तो ये एक नया ट्रेंड होगा उस हिसाब से। क्योंकि अभी तक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पिछले 2 चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, जहां भी हुआ, आज मतदाता वोट बिल्कुल क्लियर कट बहुमत देता है जी। और 2014 में केंद्र में भी उसने ये किया, जिसको कोई भी अटकलबाजी, बहुत कम लोग इस बात को करते थे, जोड़ घटा करके सब 155 और 200 के नीचे पहुंचते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुमत, और देखिए एग्जिट पोल अगर आप ये माने कि 3% का एरर बताता है, मानते हैं कि 3% का, तो 3% भी अगर जोड़ लें, बिल्कुल चूंकि नेक टू नेक दिखा रहे हैं, तो 120, 121 के आसपास ऑलरेडी पहुंच जाता है। क्योंकि जो लोग ज्यादातर, जो आपने देखे होंगे, देखिए दो पोल तो क्लियर कट एनडीए को दे रहे हैं, एक वो इंडिया टुडे का है और एक चाणक्य है, न्यूज़ 24। बाकी 4 जो हैं वो नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर प्लस माइनस एरर 3% बजाय अगर मैं 5% कह दूं, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल 10% सीटों के फैसले हमेशा हर चुनाव में बिल्कुल 2000-3000 पे होते हैं। कम से कम 10% सीटों के चुनाव बिल्कुल, जिनको एग्जिट पोल नहीं पकड़ पाता है, वो बिल्कुल मार्जिन होते हैं।
क्योंकि वो 2000 से जीतता है, कोई 3000 से जीतता है। ऐसे में गणित हो सकता है कि चाहे वो महागठबंधन के पक्ष में जाए या एनडीए के पक्ष में, लेकिन मुझे लगता है कि जोड़ तोड़ की नौबत बिहार में शायद ना आए। ये अच्छा होगा कि क्लियर कट मेजोरिटी हो किसी को। लेकिन जयशंकर जी, अगर इन एग्जिट पोल की बात करें तो एक फेस वैल्यू पर अगर लिया जाए, आजकल चाणक्य के जो पोल किया उसकी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो किसी ने नहीं सोचा था और जो सिर्फ अमित शाह कहते थे और बीजेपी के कुछ लोग कहते थे, बीजेपी में बहुत सारे लोग नहीं मानते थे कि ऐसा होगा कि क्लियर कट मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन चाणक्य ने वो जो प्रिडिक्ट किया वो दिखाया कि बीजेपी अपने दम पर अकेले बहुमत में आ रही है, और वही हुआ। दिल्ली चुनाव में भी चाणक्य ने करीब करीब साफ दिखाया कि आम आदमी पार्टी जो है वो क्लियर कट मेजोरिटी लेकर, हालांकि उसने कम प्रिडिक्ट की थी, लेकिन फिर भी उसने दिखाया कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। यहां पर चाणक्य का जो पूरा सर्वे है वो कहता है बीजेपी प्लस 155, जो कि और कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। कैसे कहेंगे आप? नहीं, देखिए अशोक, तो एक तो पहली बात सिद्धांत रूप से मैं इससे असहमत हूँ, मतलब ओपिनियन पोल से भी और एग्जिट पोल से भी, और खास तौर से तब जब एक बार स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने दिखा दिया था सब लोगों ने कि किस तरह से कराए जाते हैं। इसलिए अब देखिए इसमें होता क्या है कि कई बार तीर तुक्के पर लग जाता है। देखिए अब जैसे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, जो इस बार वाला नहीं, इससे थोड़ा पहले जो हुआ था जी, एक टीवी चैनल पे हम लोग बैठे हुए थे, उसमें जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि 30 सीट से कम आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। अब संजोग से 29 सीट मिल गया आम आदमी पार्टी को, उस चुनाव में 29 सीट मिल गई। तो मुझसे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं है, जबकि हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं, ना हम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, जस्ट एक एनालिसिस थी अपनी, वो बैठ गई माहौल देखकर उसी तरह से। अब देखिए जैसे चाणक्य का क्या है, चाणक्य ने लोकसभा के चुनाव में एक तो एनडीए को 340 सीटें प्रेडिक्ट की थी और लगभग 335 के आसपास मिल गई, और उसी तरह से भाजपा अपने बूते बहुमत पाएगी, वो भी उसका एकदम ठीक बैठ गया। तो अब उसमें सारा उसके साथ गौरव जुड़ गया। लेकिन उसके बाद या उसके पहले उसके कितने प्रेडिक्शंस गलत हुए थे या सही हुए थे, अब इस कोई चर्चा भी नहीं करता ना। बिल्कुल। तो अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में, जैसे अब दिल्ली में अगर आपका बहुत प्रेडिक्शन सही था तो आपने बीजेपी को 23 सीट दी थी, तो 3 महाराष्ट्र में आपने 151 दी थी और मिली थी 121, झारखंड में आप गलत साबित हुए थे, हरियाणा में आप गलत साबित हुए थे, तो उतना तो मार्जिन दे देते, मार्जिन देता। अब लेकिन उसमें वही मैं कह रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, अब जैसे एक टीवी चैनल का जो था, अब 20 सीटों का गैप दिया है जी दोनों को, कि मतलब इतने से इतना हो सकता है। इन्होंने क्या किया है, जैसे चाणक्य का भी इन्होंने 11 सीटों का गैप बताया है। हाँ, इन्होंने कहा प्लस माइनस 11 सीटों। हमारी समझ में थोड़ी सी कम आता है। मतलब जैसे मान लीजिए अभी 5वें चक्र का चुनाव हुआ, 5वें चरण का मतदान हुआ जी, 5 बजे तक तो मतदान हुआ होगा, और कितनी जल्दी इनके आंकड़े इनके पास आ गए होंगे, कितनी जल्दी इन्होंने उसको एनालाइज किया होगा। दूरस्थ इलाकों में, बिहार के दूरस्थ इलाकों से एक आंकड़े इकट्ठा करते समय कितनी जल्दी कर लिया होगा उन्होंने। खैर उसमें टेक्निक ऐसा हुआ है, मैं बताऊं नहीं, लेकिन रामकृपाल 8 बजे इन्होंने फिगर करेक्ट किए, सबने किया है, के बाद आई है। मेरा वही कहना है जो आज शाम तक हर चरण का अलग रहा है ना। 5वें चरण का अगर उससे आप एक ही टेक्निक से यूज करना चाहेंगे तो जो पहले चरण का था सेंट्रल बिहार का या दूसरे चरण का था, तो उसी चरण से अगर सीमांचल और कोसी को देखेंगे या मिथिलांचल को देखेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन आप जैसे आपने कहा कि भाई तुक्का होता है, कई बार तीर लगे। क्या रामकृपाल जी, बहुत से लोग कहते हैं एग्जिट पोल में एक साइंस भी है, इसके पीछे एक पूरी थ्योरी भी है, दुनिया के देशों में होता है। हाँ, होता है। तो क्या मैं एक बात बताऊं, एकदम कह देना कि गलत ही है, एकदम कहना कि सही है। देखिए ये सीधी बात है कि सारे वोटर से तो पूछा नहीं जाता है, एक ट्रेंड लिया जाता है और गणित का एक नियम है कि एक मीन लिया जाता है। 3 बजे तक जो आए थे, हम भी चैनल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये 3 बजे तक के अनुमानों पर है, हम रात को 8 बजे जब हम फाइनल मिलेगा तो हम कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर ट्रेंड मान लीजिए जो 3 बजे तक है वही ट्रेंड 5 बजे तक कायम रहा तो फिगर बहुत कम बदलती है। आप समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने अपडेट किया है और बाकायदा कह के अपडेट किया है कि भाई हम इसको 8 बजे फिर देखेंगे। और कुछ लोगों ने फिगर भी चेंज की है, कुछ लोगों का फिगर करीब करीब वही आया है। तो अरेंज चूंकि 10-11 सीटों का ऑलरेडी होता है तो वही है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो है बेईमानी करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे देश में ट्रेंड है और बहुत साइंटिफिक माना जाता है। एवरेज ये रहा है, एग्जिट पोल सच्चाई के करीब होते हैं। यह है कि कौन करीब हुआ कौन नहीं करीब हुआ, लेकिन आप
कई बार आप ये देखेंगे पर भारत के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारत में एक वोटर का वर्ग है बड़ा, जो साइलेंट होता है, जो बोलता नहीं। उसका इसमें दोनों में से एक तो गलत है। 108 बता रहा है और 155 बता रहा है। मैं उसका एक रीजन बताऊं, हमारे देश का अनइवन डेवलपमेंट है और साइलेंट वोटर है। वेस्टर्न मीडिया जो है वहां पे आप देखिए, वहां पे एजुकेशन और ये पैटर्न, वहाँ की सोसाइटी एक मिनिमम डेवलपमेंट में पहुंच चुकी है। इसलिए देखिए वहाँ पता लगाना आसान होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि जयशंकर सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि वोटर का मन टटोल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माना ये जाता है कि वोट देने के बाद जब लौटता है आदमी, तब उसमें झूठ बोलने की गुंजाइश कम होती है। और वो चूंकि अनोनिमस, आपको नाम भी नहीं देना है, आपको एक टिक कर देना है चुपचाप, तो उसमें कोई गलत क्यों करेगा, ये माना जाता है। तो ये मेथड ज्यादा साइंटिफिक है बनस्पत इसके। नहीं, हिंदुस्तान में बहुत से लोग इसलिए भी गलत कर देते हैं कि मैं क्यों बताऊं और मैं आपको नहीं, उसमें डर ये रहता है ना कि नाम आ जाए फलाना। लेकिन चूंकि वोट दे चुके हैं और आपको एक मतलब कोई आपके नाम नहीं है, एक ओपिनियन आपको देनी है, तो ये माना जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नोबडी नोज द वोटर। वोटर राजनीतिक को जान चुका है, नेता वोटर को नहीं जान पाया है। ये बात आप समझ लीजिए। आज की तारीख में अगर आप पॉलिटिकल एक वृत्त मानते हैं तो सेंटर में वोटर है, वोटर पेरीफरी पर नहीं है, पेरीफरी पर पॉलिटिशियन है। यहाँ गलतफहमी क्या होती है, हम लोग जब चैनलों बैठते हैं हम समझते हैं कि सेंटर में वोटर है, मीडिया है, और सॉरी सेंटर में पॉलिटिशियन है, पार्टियां हैं और मीडिया है, वोटर जो है वो पेरीफरी पर है। यानी वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो जरा हमसे नीचे है। हकीकत यह है कि वोटर, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन जीता है। हम आप कॉन्ट्रडिक्शन किताबों में और टेलीविजन पर पढ़ते हैं, वो रियल कॉन्ट्रडिक्शन जीता है। वो खेती करता है, खेती में कितना नुकसान है वो भोगता है, वो सारी पीड़ा, सारे दर्द वो समझता है। तो रूरल इंडिया हो चाहे छोटे कस्बे हों, वहां का आदमी इतना ज्यादा लेकिन एक बात फिर भी मैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, अगर आज की एग्जिट पोल ने जयशंकर जी, जैसे कि हमने कहा कि और बार बार ये बात हो रही है कि एक तरफ चाणक्य न्यूज़ 24 जिसने बीजेपी प्लस 155, जेडीयू प्लस 83 दिखाया, दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम हम देखते हैं एबीपी एसी नेल्सन जो कि बीजेपी प्लस 108, जेडीयू प्लस 130। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो अंतर है दोनों एग्जिट पोल का, ये बहुत भारी अंतर है, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड है। मेथोडोलॉजी गलत है। 47 सीट्स का गैप है। देखिए, अगर आप मतदाता से जो मतदान करके लौट रहा है उससे अगर आप बात करके आते हैं तो फिर इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए जी। अगर आपकी मेथोडोलॉजी सही है तो फिर 47 सीट का कैसे फर्क होगा कि एक कह रहा है 108 मिलेगा, एक कह रहा है 155 मिलेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं तो है। क्या कितना बड़ा सैंपल आप ले रहे हैं ये मैटर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि भाई कितने लोगों से इलाकों में कैसे आप मेथोडोलॉजी आपकी टोटल क्या है। गांव में 10 टोले हैं, 10 टोलों में किस टोले में गए आप, वो टोला दलित का है कि महादलित का है, पिछड़े का है कि अति पिछड़े का है, सवर्ण का है कि उसमें राजपूत है कि भूमिहार का है कि ब्राह्मण का है कि बनिए का है। मतलब किससे आपका संपर्क होता है, किससे आप बात करते हैं, कौन आपके नोट करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। और हर जगह बदलता जा रहा है, पूरा जो डेमोग्राफी है बिहार में वो बदलते जा रही है, जगह जगह अलग अलग है। तो अब मान लीजिए सीमांचल में चले गए आप, अब किशनगंज में बात करेंगे तो कुछ और आएगा। कटिहार में आज सबसे अधिक वोट परसेंटेज हुआ है, 70% वोट हुआ है। जो आप दिखा रहे हैं 56% जो बढ़ा हुआ है वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि 60% आज सीमांचल में हो गया, ये 5वें फेज में हो गया। अदरवाइज तो बाकी सब जगह वही लगभग 55 ही था, तो इसलिए ये बढ़ा है। तो अब उसको कौन समझ पाता नहीं समझ पाता है, इसलिए जब नतीजे आएंगे तो ज्यादा हम लोग बढ़िया ढंग से उस पर डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, एक बात कहूंगा मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में बड़ी जोर की भीड़ हो रही सारे बिहार में, जहां जहां उन्होंने सभाएं की, बड़े शहरों में की, बड़े मुख्यालयों में की, जिला मुख्यालय संभागीय मुख्यालयों में की, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए, महिलाएं बड़े पैमाने पे आई, युवा बड़े पैमाने पे आए, और दोनों का मतदान इस बार ज्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता होगा जी, हम नहीं कह सकते। देखिए, जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक उसके कारणों पे हम ढंग से बात भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अगर बदला है कुछ, क्योंकि जो हम देख के आ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं तो वो कुछ और तस्वीर बन रही है बिहार की। बिल्कुल, अगर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो वो एक अलग है। हमारा तो मानना है कि हो सकता है कि 150-55 ही हो, लेकिन आइदर वे वो अंडर करंट अगर कोई है तो कहना मुश्किल है। मैं एक बात कहूंगा जी, मैं अगर कोई चीज हम फैसले कर रहे हैं तो उसके क्वांटिफिकेशन, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्यों? मैं एक बेसिक सवाल करता हूं, मैं नतीजों पर नहीं जा रहा हूं। बिहार में
कांग्रेस और सामाजिक न्याय की दो पार्टियां, जी 40 साल का राज इन्हीं का रहा है। 40 इयर्स की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये जीत जाते हैं तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी जीत है। और एक नीतीश जैसे विकास के भी मायने हैं कि जहाँ से नीतीश को मिला था वहाँ से आगे, चाहे डिस्पाइट आज भी बिहार बहुत पिछड़ा हो, लेकिन वहाँ से आगे जो विकास हुआ है उससे वहाँ की जनता संतुष्ट है। और अगर जनता को लग रहा है कि ये आदमी आगे ले जा सकता है, जो आप बड़ी जीत की बात कर रहे हैं वो वोटों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जातियों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देखिए, मैं इसी बात पर कह रहा हूँ कि जिस 61% आबादी की बात आप कर रहे हैं, यूथ है 40 साल से कम, वो पैदा ही हुआ है इन्हीं तीनों के राज में जी। और अगर आज वो बेरोजगार है, अगर वहाँ खेत जमीन मतलब लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है, तो लैंड रिफॉर्म स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। और सेंटर का भी अगर सब्जेक्ट हो तो सबसे ज्यादा वहां पे इन्हीं तीनों गठबंधनों में से एक पार्टी रही है जी। तो डिस्पाइट दिस 40 इयर्स की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मैं कह रहा हूं, और अगर एनडीए जीतता है, जैसा मैं फिर कह रहा हूं, तो उसके तो एक आध दो कारण है, क्योंकि एनडीए के साथ 16 महीने की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर आप कह लें, वो भी सेंटर की है। कोई बिहार में स्टेट में कभी बीजेपी की सरकार मतलब एज ए मुख्यमंत्री आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं रही जी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि कई कारण ऐसे हैं कि जो किसी भी एक पोल पर, जैसे आप अभी कह रहे थे 155 दे रहा है, मे भी राइट हो जाए, या अगर हारती है तो मैं खुद कहूंगा इस बात को कि ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक, मेरे लिए तो कम से कम आश्चर्यजनक जीत है। और ये कि इस दौर में जहां माना जा रहा था कि लोगों ने 2014 में जातीयता, क्षेत्रीयता और धर्मांता को छोड़ करके जो यूथ निकला था, वो यूथ क्या वाकई इतनी तेजी से निराश हो रहा है या वापस हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल आएंगे, तो ये सामने आएंगे, जाहिर है बहुत सारे सवाल आएंगे। और इनमें से कुछ सवाल हम यहाँ पर भी अभी उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो सवाल हैं ये एग्जिट पोल में छुपे हुए, उनके ऊपर एक बार फिर से जाएंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज़। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। किसी की नजर ना लगे, बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी
हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया। जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे। ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिहार का महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं उन पर हम बात कर रहे हैं और ये नतीजे जो हैं इनमें से 2 बीजेपी और एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं और करीब करीब 3 जो हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। महागठबंधन एज पे है, लेकिन जो कुल मिलाकर इनका औसत देखें तो बड़ा दिलचस्प है। मैं जयशंकर जी इस औसत पर और आज तक के जो सर्वे था मैं उस पर थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आज तक जो और सिसरो का वो कहता है कि बीजेपी प्लस 120, जेडीयू प्लस 117, अदर 6, और ये पलट भी सकता है। मार्जिन हो गए तो इसका मतलब है कि जेडीयू 120 पे पहुंच सकता है, बीजेपी 117 पे पहुंच सकती है अगर थोड़ा बहुत मार्जिन हुआ। एवरेज फिर हम आते हैं तो एवरेज फिर वो ये 119 जेडीयू 117। ये इतना मतलब ये जो आंकड़े हैं, मैं आप भले इसको ना माने, मैं बात कर रहा हूँ कि ये आंकड़े कम से कम ये दिखा रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है। और ये जो शुरू में लग रहा था कि बड़ी कोई एक चीज जो है वैसा नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप ये समझना होगा कि बिहार का चुनाव लड़ा कैसे गया। प्रधानमंत्री ने पहली बार 26 सभाएं की पूरे बिहार में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बिहार में बने रहे। लालू यादव, नीतीश कुमार रोज उड़न खटोले पे उड़ते रहे। भाजपा के सारे नेता, केंद्र की लगभग सारी सरकार, जो लोग मैटर करते थे नॉर्थ इंडिया के लिए, वो सारे लोग बिहार में डेरा डाले रहे। तो इतना इसको ऊपर पहुंचा दिया गया, हड़प कर दिया गया था कि इसका नतीजा यही था कि जो बाइपोलर चुनाव हो गया, बीच में लगा कि एक तीसरा मोर्चा भी आएगा। पप्पू यादव आ गए, तारिक अनवर जी आ गए, मुलायम सिंह जी पहुंच गए उत्तर प्रदेश से, ओवैसी साहब आ गए आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से सारी, तो ये सारे लोग आ गए। लेकिन चुनाव तो शुरू से अंत तक एकदम बाइपोलर रहा, महागठबंधन या भाजपा गठबंधन जी, तो उसी के बीच में रहा है। तो इसलिए उसको आप कांटे की टक्कर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि हमारा अपना अभी भी मानना है कि ये कहीं ना कहीं 140-50 पर जाएगा, जो विनिंग साइड होगा। आप अभी भी कह रहे हैं 140-150 पर जाएगा और नेक टू नेक नहीं होगा। मतलब त्रिशंकु की तो कोई हालत बनेगी नहीं। अब इसमें जो आप जो कह रहे हैं इसी पॉइंट को मैं ले लेता हूं। एबीपी एसी रेलसल का जो रामकृपाल जी है, जिसमें जेडीयू प्लस को 130 सीटें दी गई हैं, जेडीयू और महागठबंधन की सरकार बनने की बात की गई। अगर ऐसा नतीजा होता है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो एक कोalition बनाने की कोशिश की, वो वोट शिफ्ट करने के जो भरोसे थी कि भाई जो है कुशवाहा साहब और बाकी जो महादलित वोट है वो शिफ्ट करेगा, क्या पार्टनर्स के साथ उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया? अशोक जी, अगर ऐसा हुआ, मैं एक बात कहूं कि अनुमान के आंकड़ों पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। मैं कोई निष्कर्ष देखिए अनुमान के आंकड़ों पर नहीं निकाल सकता जब तक मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं आए। दो एक बातें इससे मैं रिलेटेड एक कह दूं जी कि जब भी किसी विधानसभा का चुनाव होता है तो एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति की तरफ वो होगा। मैं बताऊं, ये हो रहा है बिहार में। मुझे याद है 2012 में जब मोदी लड़ रहे थे गुजरात में जी, तब भी यही था कि गुजरात जो है राष्ट्र की वो अगली धारा राजनीति की तय करेगा। तो तय किया उसने? और देखिए ईमानदारी की बात तय किया। तो मेरा कहना है कि हर 2 साल में एक स्टेट जो है राष्ट्र की धारा तय कर रही है। तो इसको उसी हिसाब से देखना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है, मौसमी हवाएं हैं, आती है गुजर जाती है। अब आपने कहा हाइप, मैं तो हाइप पे कौन मीडिया करता है अपने मुफीदा या फिर राजनीतिक पार्टी? मैं बताऊं आपको, मीडिया जो है पोस्टमैन है जी। आप एक बात हम समझिए, मीडिया कोई अपने व्यू पॉइंट नहीं रखता है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो समाज के लोग हैं, जो वोकल हैं, जो नेता हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो बातें वो कहते हैं मीडिया उसको लेके आता है। मीडिया में कोई अपना कोई नहीं। आप एंकर होकर के कितनी बार आपने फोरकास्ट किया है भाई, आप क्या मैं बैठ गया, ये बैठ गए, चलिए हम तो पत्रकार हैं, 4 पॉलिटिशियन आ जाएंगे, 2 समाजशास्त्री आ जाएंगे, वे जो कहेंगे, हर समाज में पढ़ा लिखा तबका की एक वायस होती है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में। तो लेकिन बहस का जो होता है केंद्र बिंदु ये हो जाता है कि हर स्थानीय घटना को कहा जाता है कि अब राष्ट्र जो है मुड़ जाएगा। मेरा ये कहना है कि इंडिया एज ए नेशन, राष्ट्र राज्य, वो भारत देश जो है बहुत सारे मौसमी हवाएं आती हैं चली जाती हैं। स्थायी राजनीति कोई तय नहीं की जा सकती इन चीज़ों से। देखिए मैं बता दूं आपको, आज तक
आज़ादी के बाद से आज तक केंद्र में 2 ही विकल्प रहे हैं जो 5 साल अपना बिताए हैं, वो या तो एनडीए है या यूपीए जी। इसके बीच में जब भी ये एनडीए की अगर छतरी नहीं होगी, यूपीए की छतरी नहीं होगी, तो केंद्र में कोई भी विकल्प 5 साल नहीं चल सकता, बिखर जाएगा। चाहे वो चंद्रशेखर हो, चौधरी चरण हो, देवगौड़ा हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, फलाना जी हो, कुछ नहीं होता अब तक के इतने इतिहास में। तो एक चीज ये है कि कांग्रेस आज जहां खड़ी है, आज वो चर्चा में नहीं है। आप देख लीजिए, तो कांग्रेस के नेताओं ने आज एग्जिट पोल के बाद बयान दिया है कि हम 15 से 25 सीटें जीत रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं आज मैं एक बात बताऊं, एक कांग्रेस ने आज ये कांग्रेसी नेता ने कहा किसी चैनल पर कि ये रेफरेंडम है। मैंने कहा राष्ट्रीय रेफरेंडम है जी। बिना कांग्रेस के इस देश में एक राज्य के चुनाव को आप राष्ट्रीय रेफरेंडम कह रहे हो, तो ये तो मतलब इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि वो अगली छतरी जो होगी वो कांग्रेस की नहीं होगी। तो सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश के नेतृत्व में बाकी सारी पार्टियां अगली बार में दिल्ली के लिए जाएंगी? ये सब देखिए बहुत हाइपोथेटिकल चीजें हैं। आपने बहुत सही कहा, लेकिन जो रामकृपाल जी ने जिस सवाल से कहा कि जाहिर तौर पे मौसमी हवाएं, आपने जयशंकर जी आपकी जो वोट शिफ्ट की बात है, क्योंकि मैं इसमें दोनों बातें ले लूं। एक तरफ ये भी है कि अगर स्टार जो एबीपी का सर्वे है, अगर वो ये दिखाता है कि शायद बीजेपी के पार्टनर वोट शिफ्ट नहीं कर पाए, तो अगर दूसरी तरफ चाणक्य का हम सर्वे ले लेते हैं तो वो ये दिखाता है कि जो महागठबंधन ने कोशिश की थी कि एमवाई फैक्टर होगा और तमाम जातियों का एक रेनबो कोalition बना लेंगे, उसमें वो भी सफल नहीं हो रही। नहीं, जो चाणक्य ने जो दिया है, डिटेल्स दिया है, उसमें यादव, मुस्लिम जी, कुर्मी, ये एबव 60 से 70% शिफ्ट हुए हैं महागठबंधन की तरफ, लेकिन ईबीसी नहीं हुआ है। ईबीसी का बड़े पैमाने पर चंक जो है करीब 50% ज्यादा, 50 उधर गया है, 50 इधर रहा है। उसी तरह से लेकिन कुशवाहा, कोरी कुशवाहा जो थे, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण लोकसभा के चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथ गए थे, उनमें शिफ्ट हुआ है, वो पूरी तरह से नहीं ले जा पाए जी। दलितों का वोट बड़े पैमाने पे भाजपा गठबंधन के साथ गया है, शायद जीतन राम मांझी के वो मुख्यमंत्री पद से हटाने की नाराजगी रही हो या जो भी कारण, रामविलास पासवान जी का अपने लोगों के बीच में रहा है। तो दलितों का जो गैर मुसहर और गैर पासवान था जी, जो जिसको हम ये पासी कह सकते हैं या रविदास कह सकते हैं, तो उनका तो थोड़ा बहुत इधर आया है, महागठबंधन की तरफ आया है, लेकिन बड़ा चंक जो है वो भाजपा गठबंधन के साथ ही गया है। अपर कास्ट बड़े पैमाने पर भाजपा गठबंधन के साथ गया है, लेकिन जहां महागठबंधन के मजबूत और कद्दावर नेता थे ये इन सवर्ण जातियों से, जैसे अभी इसी सीमांचल के बारे में बात करिए, पूर्णिया जिले में धमदाहा और लेसी सिंह वहाँ पे हैं, जो एमएलए भी थी और शायद मिनिस्टर भी रही होगी साथ बीच में, तो राजपूतों का बड़ा चंक उनके पक्ष में गया, ऐसा बता रहे थे लोग। तो इस तरह से हुआ है, शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग पर कुल मिला के हमें वो जो भाजपा ने एक जो उम्मीद लगा रखी थी कि यादव बड़े पैमाने पे टूट जाएंगे, लालू यादव और नीतीश को लालू नहीं देंगे। पर जो सर्वे दिखा रहे हैं वो ये भी दिखा रहे हैं करीब 17 से 18% यादव जो है वो जो है एनडीए के पक्ष में भी आए। तो अगर लालू यादव का सब कुछ स्टेक पर हो, 17 से 18% अगर शिफ्ट हो जाए, तो मुझे लगता है ये भी एक, रामकृपाल जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं एक बात कह रहा था कि बिहार का जो 5वां फेज है वो बाइपोलर, सिर्फ बाइपोलर उसको आप नहीं कह सकते। देखिए मैं बताऊं, उसमें ये जो 5वां फेज है इसमें 2 हिस्से हैं। मिथिलांचल, अगर आप कहें कि ये 5वां जो 57 सीटें हैं, ये माना जाता है कि ये महागठबंधन के लिए होगा, इसमें माइनॉरिटी 30% है, लेकिन माइनॉरिटी का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मिथिलांचल में 20% है और सीमांचल में 40% है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप ये देखिए कि आज जो वोट परसेंट बढ़ा है वो मिथिलांचल में भी बढ़ा है और सीमांचल में भी। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि 10% जो सीटें होती हैं जो 2000-4000 से डिवाइड होती हैं, आप मान लीजिए कि तारिक अनवर ओवैसी महाराष्ट्र में गए थे, 24 सीटों पर लड़े थे और 2 सीटें उनकी जीती थी, 3 सीटों पर वो नंबर 2 रहे थे और 6 सीटें हरवाई थी या 4 सीटें नंबर 3 पे रहे थे। और अब अगर वोट परसेंट आप जोड़ लें तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए एवरेज रख लीजिए
3000 भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से तारिक अनवर ले जा रहे हों और 2500 3000 भी मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, 6000 7000, तो ये 7000 वोट किसका कट रहा है? जी जी जी। तो देखिए ये पांचवा जो फेज है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चूंकि सबसे लास्ट में हुआ है उसका डेटा उतना अध्ययन स्टडी से नहीं आया होगा, तो इसलिए ये जो 57 सीट सबसे हाईएस्ट सीट यही रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए अभी 8 तारीख को इंतजार करना चाहिए। 2 पुड़िया मीडिया ने सबको रखी है, जो खरीदना हो खरीद लीजिए। फिगर 1 है, जो आपको सूट करे आप उसमें से ले सकते हैं। एनडीए के लिए 100 से लेकर के 150 सीटें हैं, जो चाहे आप वो फिगर ले लें। ऐसे नीतीश जी के लिए भी करीब करीब वही है, 80 से लेकर के 130 तक। तो अब जो भी पुड़िया लेके जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज होने वाली बड़ी दिलचस्प जो मुझे लगता है वो ये कि तमाम नतीजे जो भी रहे, जो भी एग्जिट पोल सही साबित हो, लेकिन एक बात लग रहा है कि वो ये कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है बिहार में। पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ये देखिए, अगर आप कहें कि इसके राजनीतिक आगे चल करके क्या है, तो मैं एक बात कह रहा हूं, अगर महागठबंधन हार जाता है तो 2019 तक ये मान के चलिए कि अब सोकाल थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं होती रहेगी, क्योंकि वो अगर होना है तो इसी काऊ बेल्ट में ही होना है। ना कभी रीजनल पार्टी जो साउथ की हैं वे कभी किसी का हिस्सा बनेंगी, ये भूल जाइए। अगर ये जीतता है तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कल को ममता बनर्जी को भी कोशिश की जाएगी, मुलायम भी होंगे। हो सकता है ऐसी कोई कोशिश, हालांकि वो परवान चढ़ेगी कि नहीं, कि यूपी में मुलायम और मायावती का भी अलग की बात है। लेकिन अगर हार गए तो मैं बता दूं आपको कि 2019 तक कोई थर्ड फोर्स का विकल्प आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस क्या करती है वो अलग की बात है। लेकिन अच्छा, दूसरा एनडीए के लिए क्या है कि अगर हार भी गए, 2017 में बंगाल है, 16 में इंप्रूवमेंट के चांसेस, और उसके बाद यूपी है। तो मेरा ये कहना है कि अभी से हम इस चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा किसी के भविष्य नहीं करना चाहिए, एनडीए के भविष्य का खतरा। बीजेपी ये बात तो बीजेपी के कम से कम एक पक्ष में जाती दिख रही है कि बिहार में पहली बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। उसके अलावा एडवांटेज ये है कि अभी बीजेपी को सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के ये रिजल्ट है, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के तब भी मौके मिलेंगे। चलिए मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब वक्त को हमें यहाँ पर करना, लेकिन बहुत संक्षेप में छोटे छोटे एक शब्द में कि क्या लगता है कि इन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आज की रात जो है कौन ज्यादा सुकून से सो पाएगा? ये वो एक है कि ये जो हुआ है ये सबका चैन छीन ले गया है। सबका चैन हाँ, ये सबका चैन छीन ले गया। ईमानदारी से कोई कितनी बात भी कह ले, ये रविवार 12 बजे के पहले कोई सुकून में नहीं रहेगा। जयशंकर जी रामपुरवाल जी हमारे बड़े भाई, असहमत होने का कोई कारण नहीं, मैं उससे सहमति जता रहा हूँ। लेकिन एक जरूर है कि देखिए अभी चुनाव के बीच में जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था, जी या अरुण जेटली जी ने कहा था, ये चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेफरेंडम नहीं है। दूसरी बात राजनाथ सिंह जी ने कही थी कि बिहार में अगर भाजपा हार भी जाए तो अमित शाह जी ही अध्यक्ष रहेंगे। अब इन दोनों टिप्पणियों को जोड़ते हुए इस एग्जिट पोल को आप तय कर लीजिए, नतीजे सामने हैं क्या होगा। लेकिन मैं रामकृपाल जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे रामकृपाल जी ने कहा, मुझे एक गाने की पंक्ति याद आ रही है, वोटर ने शायद बोला होगा, नींद उड़ जाए तेरी भी चैन से सोने वाले। तो चैन से कोई सो नहीं पाएगा रविवार तक। बिहार के और देश के तमाम नेता, राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार, सबकी नींद उड़ी हुई है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल जो होंगे, एग्जिट जो नतीजे होंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 8 तारीख तक। और 8 तारीख को सुबह 6 बजे से डीडी न्यूज लगातार आपको सबसे पहले सबसे सही यानी कि एग्जैक्ट पोल जो नतीजे होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उस दिन पूरे दिन हम चुनाव के जो परिणाम है आपको सबसे पहले सबसे सही नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी और रामकृपाल जी, आप दोनों का यहां पर आने के लिए, एग्जिट पोल पर बात करने के लिए। फिलहाल बिहार के महासंग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।